इमेजिन कीजिए अरबों साल पहले की धरती, जब आसमान धुएं और आग के बादलों से ढका हुआ था। जमीन पर बस मोल्टन रॉक्स, धूल और राख ही था। टेम्परेचर इतना ज्यादा कि किसी भी जीवन का यहाँ होना नामुमकिन लगता था। ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई इंसान, बिल्कुल सुनसान और खामोश नजारा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पृथ्वी का नक्शा बदल दिया। न जाने कहां से करोड़ों लीटर पानी लिए हुए ही उल्कापिंड या धूमकेतु अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरता हुआ इस धधकती हुई धरती से टकराया और बस लावे पर ठंडे पानी की पहली बूंदें गिरी। ये सिर्फ एक बूंद नहीं था, ये तो पृथ्वी पर जीवन की नींव रखने का पहला कदम था। लेकिन यहाँ जीवन आ पाता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती को बदल डाला। असल में जो धरती आग का तपता हुआ गोला हुआ करती थी, वो अचानक से एक बड़ी सी महासागर में बदल गई। अब यहाँ ना तो कोई लैंड मौजूद थी और ना ही टोपोग्राफी, सब कुछ पानी से भर चुका था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिर अचानक से इतना पानी धरती पर कहां से आ गया? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वाटर यानी एक ऐसी चीज जो हमारी धरती को सबसे अलग बना देती है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार धरती सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां तरल रूप में पानी मौजूद है। हम तरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौरमंडल में सॉलिड फॉर्म में पानी होने की संभावनाएं कई प्लैनेट और उपग्रह पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ बताना नेसेसरी है कि धरती के अलावा कई अन्य ग्रहों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वहाँ ठोस बर्फ के नीचे तरल पानी की संभावनाएं हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी जीवन जीने में एबल हैं। दरअसल यह पानी बर्फ के भीतर इसलिए सेफ है क्योंकि बर्फ की मोटी परत इसे बाहर नहीं आने देती, जिससे यह तरल रूप में ही बना रहता है और ठोस भी नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर ग्लेशियर्स के अंदर तरल पानी मौजूद रहता है जो जीवन की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ये तो एक अलग कहानी है। अगर आप अदर प्लैनेट पर मौजूद जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए इस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स पर पानी आता कहां से है? क्या यह ग्रह और उपग्रह खुद पानी का निर्माण करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके निर्माण के समय से ही इनमें पानी मौजूद था? वास्तव में ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका आंसर पानी के सोर्स की जानकारी से ही मिलेगा। अगर प्लैनेट की बात करें तो ग्रह तारों की तरह एनर्जेटिक नहीं होते। इनफैक्ट उनकी एनर्जी का सोर्स उनका पेरेंट स्टार्स ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट एनर्जी का निर्माण नहीं करते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं, जहां एनर्जी क्रिएशन नहीं होता वहां किसी भी यूनिट का निर्माण नहीं हो सकता, चाहे फिर वो पानी हो या फिर जीवन। यही वजह है कि पानी ही नहीं बल्कि जीवन भी धरती पर किसी स्पेस बॉडी और मीटियोरॉइड के द्वारा आया हुआ माना जाता है। धरती को भी एक एनर्जी स्टार से ही मिली है, तभी तो हमारी धरती स्टार्टिंग में आग के जलते हुए गोले की तरह थी, क्योंकि इसमें इसके पेरेंट्स स्टार सूरज की बहुत ही ज्यादा ऊर्जा कंसंट्रेटेड थी। मगर बाद में जैसे जैसे धरती सूरज से दूर जाती गई तो यह धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। लेकिन यह सब केवल कुछ सालों की घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबे अरसे तक यह सब चलता रहा और फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आखिरकार धरती ठंडी हो गई। और यही टाइम था यहाँ पानी की एंट्री का। ऐसा इसलिए क्योंकि अब धरती उस रूप में आ चुकी थी जब वह पानी को खुद में समेट सके। लेकिन धरती पर पानी का आना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसके आने में भी एक लंबा समय लगा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पानी का निर्माण भी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के समय ही हो गया होगा। पानी की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के समय वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ होगा, जो मीटियोरॉइड्स एंड कॉमेट्स के माध्यम से धरती और अन्य ग्रहों पर पहुंचा होगा। लेकिन इस सब पानी को बाकी प्लैनेट संभाल नहीं पाए, इसे केवल हमारी धरती संभाल पाई है। पता है क्यों? क्योंकि पानी को संभालने का आदर्श माहौल धरती के अलावा और कहीं नहीं था। असल में धरती का मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को रोके रखने के लिए इनफ था। तो वहीं यहाँ का टेम्परेचर लिक्विड एंड आइस के रूप में भी पानी को सहीज सकने की काबिलियत रखता है। यही वजह है कि आज हमारी धरती पर ही लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है। बताते चलें कि करोड़ों सालों तक धरती से मीटियोर्स एंड कॉमेट्स टकराते रहे और अपने साथ धरती पर पानी लाते रहे। वही वजह है जिसके कारण एक वक्त पर धरती पर इतना ज्यादा पानी हो गया था कि हमारे ग्रह पर धरातल दिखाई ही नहीं देता था। इनफैक्ट वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जब धरती किसी बड़े से स्विमिंग पूल की तरह बन गई थी।
जहां कहीं भी सरफेस नहीं, बस वाटर ही वाटर था। यह पानी कितना ज्यादा था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाने वाली माउंट एवरेस्ट भी इस पानी में डूब सकती थी। मगर अब सोचने वाली बात है कि आखिर इतना सारा पानी कम कैसे हो गया कि आज कई देशों को सूखे की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो बताते चलें, जब धरती का निर्माण हुआ था तो धरती की सरफेस बेहद कठोर थी, जिसकी वजह से वह पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती होगी। यह बिल्कुल वैसी ही कंडीशन थी जैसे आजकल हम हर तरफ कंक्रीट का जाल बिछा रहे हैं, जिसके कारण पानी धरती के गर्भ में नहीं जा पाता और वह तत्काल बाढ़ और बारिश के कुछ दिनों बाद सूखे का कारण बनता है। ऐसा ही कुछ स्टार्टिंग में धरती के साथ भी हुआ होगा। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त धरती के अंदर पानी नहीं गया होगा, किंतु धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की मौजूदगी ने धरती की प्लेट पर एक्सेसिव लोड डाला और पानी की मौजूदगी के कारण ही धरती का ऊपरी मेंटल तेजी से ठंडा हुआ, जिसकी वजह से लगातार मेंटल की सिचुएशन में बदलाव आने लगा और पृथ्वी की ऊपरी लेयर पानी को रोकने के काबिल बन गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पानी धरती की सरफेस के नीचे जाने लगा और लैंड दिखाई देने लगी, क्योंकि पानी नीचे चला गया और जमीन ऊपर आ गई थी। बताते चलें, इस सब पानी ने सॉइल में भी मूवमेंट की। असल में पानी के सॉइल के अंदर जाने पर यह धरती के अंदर घुलता रहा और साथ ही अपने अंदर खनिजों को भी घुलता रहा, जिसकी वजह से 100% शुद्ध पानी में धीरे धीरे खारापन और अशुद्धियां आ गई। लेकिन धरती के अच्छे तापमान के कारण यहाँ रेनफॉल साइकिल निर्मित होने लगा। बताते चलें, तब कोई पॉल्यूशन नहीं था, इसलिए बारिश का पानी एब्सोल्युटली प्योर एंड स्वीट होता था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ भी रेन का ही एक रूप है, जिसका पानी शुद्ध होता है और यही फिर नदियों के थ्रू हमारे पास आता है। बताते चलें, बारिश के पानी और बर्फ के पिघलने से बनने वाले पानी के कारण ही नदियों का निर्माण होता है। यही वजह है कि नदियों का पानी प्योर एंड मीठा ही होता है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब यह नदी समुद्र में जाती है तो फिर ये भी खारी हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब मीठी नदियां ही समुद्र में पहुंचती हैं तो उसका पानी मीठा क्यों नहीं रहता? हमें पता है, आपने भी इसके बारे में काफी बार सोचा होगा, मगर बताते चलें, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इवेपोरेशन सिस्टम। एक्चुअल में जब समुद्र से पानी का इवेपोरेशन होकर बादल बनते हैं तो उससे केवल प्योर वाटर ही इवेपोरेटेड होता है और समुद्र के जल में घुली हुई इम्प्योरिटीज और मिनरल्स पीछे ही छूट जाती है। और जब यह पानी बारिश या बर्फ के रूप में बरसता है तब यह पानी शुद्ध रूप में ही होता है। मगर जब धरती के स्थल से होता हुआ यह पानी नदी के थ्रू वापस समुद्र में पहुंचता है तो इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां फिर से घुल जाती हैं। हालांकि बताते चलें, यह इम्प्योरिटीज कम मात्रा में ही होती हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी भी मीठा लगता है। मगर समुद्र के अंदर जाने पर इवेपोरेशन के दौरान नदी द्वारा लाया गया प्योर वाटर एंड इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं, क्योंकि एक बार फिर वही चक्र चलता है। पानी शुद्ध रूप में फिर से इवेपोरेशन के थ्रू गायब हो जाता है और इम्प्योर वाटर समुद्र में ही रह जाती है। यह चक्र मिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी इतना खारा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्चुअल में नदियों के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाई गई अशुद्धियां अब इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं रहा है। यही नहीं, वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हर साल समुद्र के पानी का खारापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले धरती पर आया पानी बहुत ज्यादा मात्रा में दूषित हो चुका है, जो किसी महामारी से कम नहीं है, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर से सीरियस इलनेस होती है। वैसे हम आपको बताते चले कि पानी के दूषित होने में केवल इंसानों का ही योगदान नहीं है, बल्कि यह अपने आप भी दूषित होता जा रहा है। हालांकि ये सच है कि इंसानों ने जल प्रदूषण को और भी अधिक तेज कर दिया है। इसके अलावा हम मीठे पानी के स्रोतों को भी लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर रिवर्स कीचड़ के दलदल में बदलकर विलुप्त होती जा रही हैं। और अब तक हम समझ ही नहीं पाए हैं कि आज दुनिया में पानी की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यही वजह है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि पहला और दूसरा तो छोड़िए, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी पानी के लिए ही होगा। हमारी प्राचीन नदियां किस तरह से विलुप्त हो रही हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, लेकिन वह सरस्वती नदी आज कहाँ है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वह कब की विलुप्त हो चुकी है। यह तो केवल एक उदाहरण है, ऐसी न जाने कितनी नदियां अब तक विलुप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण धरती पर लगातार पानी की कमी होती जा रही है और पानी के कारण आए दिन टकराव देखने को मिलता है। वैसे यह टकराव कुछ भी नहीं है, आगे चलकर यह टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है।
हालांकि कहा जाता है कि धरती के 70% भाग पर पानी है, मगर इस पानी में से केवल 1% हिस्से को ही उपयोग के लायक माना जाता है। पानी की समस्या इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक समय था जब पूरी धरती पर शुद्ध पानी हुआ करता था। इनफैक्ट एक टाइम पर तो पूरी धरती पानी से लबालब भरी हुई थी, मगर हमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है कि आज कई शहर और देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।